आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि आरबीआई से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत वाइटल है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को अगर आपको समझना है ना, तो ये आरबीआई की जो बुलेटिन पब्लिश होती है इसको समझना ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, आरबीआई क्या एक्शन लेने वाला है और किस तरह से आप आगे के 3 से 6 महीने को प्रेडिक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि 2025 जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए एक डिफिकल्ट ईयर बनाने की पूरी कोशिश की गई थी वेस्टर्न नेशन द्वारा, स्पेशली जो एक महान बड़ा देश है, उसके हिसाब से आरबीआई ने अपने आप को इतने अच्छे से एडजस्ट किया, इतने अच्छे से मनूवर किया कि आरबीआई ने इंडियन इकोनॉमी को 2025 में पूरी नाव तूफान में अच्छे से संभाल ली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या एक्शंस लिए गए और किस तरह से इंडियन इकोनॉमी एक गोल्डीलॉक जोन में है। उसका क्या मतलब होता है कि जब ग्रोथ भी हमको हाई एक्सपेक्टेशन पे हो और ग्रोथ हाई रजिस्टर हो रही हो, प्लस उसके साथ साथ इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में रहे। तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड न्यूज़ भी हमने देखी और उसके बाद आरबीआई के जो एक्शंस है जिससे ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। जब से आरबीआई का रोल स्टार्ट हुआ है 1935 या फिर आज़ादी के बाद से भी मान लें 1947 से, सबसे पहली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई के हमेशा दो रोल रहे हैं। एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और दूसरा ग्रोथ को भी एक्सपेडाइट करना। अब दोनों ही रोल में जब भी इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है आरबीआई ग्रोथ को सेक्रीफाइस करके इन्फ्लेशन की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। बट इस सिचुएशन ऐसी है कि इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में है, ऑब्वियसली अपने आप तो नहीं है, पर अभी आरबीआई को इंटरवीन नहीं करना पड़ रहा है उस इन्फ्लेशन को लेके, बल्कि ग्रोथ ऑन द अदर साइड इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस। तो आइए इस वीडियो में हम अच्छे से सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये वर्ड है रेजिलियंस। इट मींस जब तूफान आ रहा है तो हम स्ट्रांग खड़े हुए हैं। ग्लोबल स्ट्रेस के होते होते भी इंडिया कैसे रेजिलियंट है, कैसे स्ट्रांग है, कैसे रोबस्ट है। कोर मैसेज क्या कहा गया है आरबीआई की बुलेटिन में, वो ये कहा गया है कि 2025 जो था ना वो एक्सटर्नल हेडविंड के द्वारा अफेक्टेड ईयर है। एक्सटर्नल हेडविंड का मतलब मैं समझ सकता हूँ कि इमेजिन कीजिए आप एक समंदर में अपना जहाज लेके जा रहे हैं और हवाएं चलने लग जाए, तूफान आने लग जाए, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आपको अपना जहाज या नाव जो भी है वो आपको संभाल के चलनी है। सबसे पहला इसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, मतलब यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, जिससे कि जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं उनकी करेंसी में डेप्रिसिएशन देखने को मिला है। अभी आपने बहुत जगह हाहाकार सुना होगा कि ₹90 पर डॉलर से ज़्यादा क्रॉस कर गया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। और इससे क्या क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें थी, पर अगर आप मूर्ख अनपढ़ लोगों की बात सुनोगे तो आप तकलीफ में रहोगे। इस वीडियो में मैं समझाऊंगा क्यों वो डेप्रिसिएशन इंडिया के फायदे में है और क्यों अभी ये डेप्रिसिएशन जो है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए एडजस्ट करने के लिए ज़रूरी था कि आरबीआई उसको कंट्रोल ना करे इंटरवीन करके। फिर दूसरा है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, मतलब इकोनॉमीज, टैरिफ, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। अमेरिका किसी पर टैरिफ लगा रहा है, फिर यूरोपियन यूनियन लगा रहा है, अभी मैक्सिको भी, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा 4-5 दिन पुराना, तो उसमें मैंने ये बताया था मैक्सिको भी टैरिफ लगा रहा है 1 जनवरी से। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ समझनी होगी। तीसरा है वॉलेटाइल कैपिटल फ्लोज, फेड के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन से, मतलब जब यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी से कैपिटल आउटफ्लो होता है, क्योंकि यूएस में ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं लेस रिस्क पे, तो इसीलिए जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपना कैपिटल यूएस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ों की वजह से 2025 था वो चैलेंजिंग था। ठीक है, पर आरबीआई का कैसा कहना है कि इंडिया ने ये सारे शॉक्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए बिना डीस्टेबलाइज हुए, मतलब इंडियन इकोनॉमी अपनी राह पे चलती गई और वो डिस्टेबलाइजेशन नहीं होने दिया। काफ़ी सारी कोशिश की गई, पहले टैरिफ लगाया गया, फिर H1 वीज़ा और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें, बट उसके बाद भी हम स्ट्रॉन्ग खड़े हैं। अभी क्यों मैटर करता है, क्योंकि मैनी जो एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है ना, एमर्जिंग इकोनॉमीज मतलब जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उन्होंने शार्प स्लोडाउन एक्सपीरियंस किया और उनकी करेंसी में डेप्रिसिएशन भी देखा गया। डेप्रिसिएशन कई गुना ज़्यादा इन कंपेरिजन टू इंडियन रुपी है, तो इंडियन रुपी में उतना डेप्रिसिएशन नहीं देखने को मिला जितना दूसरे में देखने को मिला। अब इसके बाद भी इंडिया ने 8.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल की है, किसमें, Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में। Q2 का मतलब होता है जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में 8.2% की ग्रोथ रजिस्टर की है। ठीक है, ये है हाईएस्ट कब से, Q4 ऑफ 2024, मतलब जनवरी फरवरी मार्च
2023-2024 फाइनेंशियल ईयर से ये हमारी हाईएस्ट रही है। अब जो क्यों ये सारी चीजें अच्छे से हो पाई, क्योंकि पॉलिसी कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। पहले आपको याद होगा बजट 1 फरवरी को आया था, उसमें इनकम टैक्स को लेके रिबेट थी, तो मतलब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाई गई, लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा बचेगा जब टैक्स कम पे करना पड़ेगा। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी ने लगातार रेट कट्स किए, और वो रेट लगातार जो रेट कट हुए थे उससे लोन सस्ते हुए और इकोनॉमी में क्रेडिट की फ्यूलिंग हुई। उसके बाद 22 सितंबर को जीएसटी 2.0 इंप्लीमेंट हुआ, जिससे कि जीएसटी के 2 स्लैब्स हटा दिए गए और काफ़ी सारे आइटम्स में स्लैब्स के रेट कम कर दिए गए, जिससे कि इनडायरेक्ट टैक्स कम होने से और स्पेंडिंग को बूस्ट मिला। फिर ये सब होने के बावजूद भी आरबीआई को कहीं ना कहीं लगा, तो उन्होंने ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी किया। तो ये सब चीज़ों से पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, फिस्कल, मॉनेटरी, रेगुलेटरी, ये सब इंडिया की शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम किए। ठीक है, आगे हम समझेंगे कैसा है, और आने वाले वीडियो में मैं आपको बॉन्ड यील्ड के बारे में भी समझाऊंगा, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपकी बॉन्ड को लेके अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, ग्रोथ इंजन क्या है, व्हाट पावर्ड ग्रोथ। अभी जो हम कह तो रहे हैं कि इन्फ्लेशन डाउन हुआ है, पर ग्रोथ किस वजह से हुई है वो समझते हैं। पहला है प्राइवेट कंजम्पशन रिमेन स्ट्रांग। तो प्राइवेट कंजम्पशन जो मतलब कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर्स हैं, मे बी फर्म्स हो चाहे इंडिविजुअल्स हो, बट वो स्ट्रांग रहा। रूरल डिमांड जो थी वो भी रेजिलेंट थी। ठीक है, अर्बन डिमांड को भी स्ट्रेंथन मिला पोस्ट फेस्टिव सीजन, जो मैंने आपको अभी इतने सारे रीजन बताए। ठीक है, इनकम टैक्स, फिर मॉनेटरी पॉलिसी से क्रेडिट, फिर उसके बाद जीएसटी 2.0। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट सपोर्टेड मोमेंटम, तो ये भी हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो था उसने मोमेंटम को और सपोर्ट किया। और इन्फ्लेशन ईजिंग सपोर्टेड बाय रियल परचेजिंग पावर, तो जैसे इन्फ्लेशन कम हुआ रियल परचेजिंग पावर बढ़ गई। ठीक है, अब इसमें डेटा हाइलाइट्स में देखते हैं। सर्विस सेक्टर हमेशा से ही स्ट्रांग रहा है, इंडिया की ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर है और ये आज भी है, तो इसने हमें अच्छा करके दिखाया। फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो थोड़ा डिसेलरेशन देखा है, बट कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखा, मतलब जो ग्रो करने की स्पीड थी वो थोड़ी कम हुई है, पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखा, मतलब नेगेटिव नहीं किया। नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इन्होंने थोड़ा ग्रोथ को ड्रैग किया है, और नेट एक्सपोर्ट में भी मैं आपको दूं सर्विसेज एक्सपोर्ट सही रहा। जो दूसरी चीज़ थी जैसे कि मर्चेंडाइज ट्रेड, जो नेट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है गुड्स में, वो हमारा थोड़ा सा उसने जीडीपी को ड्रैग किया। अब इंडिया की जो ग्रोथ है ना, वो अब लेस एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है देन इन कंपेरिजन टू द पास्ट साइकिल। मतलब पहले क्या होता था, इंडिया की जब भी ग्रोथ ऊपर नीचे होती थी उसमें एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता था, जैसे एक्सपोर्ट डाउन होते थे ग्रोथ भी डाउन हो जाती थी। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने डाइवर्सिफिकेशन किया, और डोमेस्टिक डिमांड जो है वो इस बार प्राइमरी स्टेबलाइजर रहा। मतलब टैरिफ लगने से अगर एक्सपोर्टर्स को नुकसान हुआ, पर उन्हीं एक्सपोर्टर्स के लिए सरकार ने डोमेस्टिक मार्केट खोल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल SEZ में बहुत सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको डोमेस्टिक मार्केट ओपन करके दिया सरकार ने, कि भाई अब जो एक्सपोर्ट में फ़ायदा उठाते थे वो अब डोमेस्टिक इकोनॉमी में, तो कंज्यूमर को भी फ़ायदा हुआ और एक्सपोर्टर्स को भी हुआ, जो कि एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे या उनकी डिमांड कम हो गई थी ड्यू टू टैरिफ्स। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जिसके लिए सरकार ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं। ठीक है, फिर इंडियाज इकोनॉमी टुडे ग्रोज फ्रॉम विद इन, मतलब जो है हम अभी जो ग्रो कर रहे हैं ना वो डोमेस्टिक कैपेबिलिटी के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, नॉट द मर्सी ऑफ ग्लोबल साइकिल, मतलब ग्लोबली डिमांड ऊपर नीचे हो ठीक है, पर हमारे पास देश में जनता इतनी है, परचेजिंग पावर है, और जब डिमांड है तो हम क्यों ना अपने देश के अंदर ही उस ग्रोथ को ऑफसेट कर लें जो बाहर एक्सपोर्ट की वजह से नुकसान हुआ है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी और लिक्विडिटी की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, रेपो रेट जो कि अभी कम कर दिया गया 5.25% से, क्या थे कंसर्न कि ग्रोथ नियरिंग साइक्लिकल पीक, मतलब जो अभी हम ग्रोथ अचीव कर रहे हैं ना, जो साइक्लिकल ग्रोथ होती है वो उसमें पीक पे पहुंच गया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डायग्राम बना के देखते हैं, तो ये लगभग इधर पहुंच रहा है। अब एग्जैक्टली कहाँ है वो किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि जब वो नीचे आता है तब पता चलता है ये पीक था। ठीक है, बट ये पहुंच रहा है, और इन्फ्लेशन जो है वो टू लो जा रहा है इन पॉकेट्स, मतलब माइनस में जा रहा है WPI। आगे आने वाले 1-2 दिन वाले वीडियो में आप देखोगे WPI के बारे में मैं बात करूंगा, तब आप इसको समझ पाएंगे और अच्छे से। तो इन्फ्लेशन नेगेटिव जा रहा है और ग्रोथ पीक पे जा रही है, तो ये थोड़ा एक कंसर्न है आरबीआई के लिए। सो आरबीआई फोकस्ड ऑन सपोर्टिव लिक्विडिटी, नॉट अब्रप्ट टाइटनिंग, मतलब
आरबीआई ने लिक्विडिटी को प्रायोरिटी दी है कि भाई लिक्विडिटी मैनेजमेंट सही होना चाहिए, पर टाइटनिंग जबरदस्ती की नहीं करनी। इसलिए मेरा कहना है कि 90 रुपए जो हुआ है डॉलर, उसको आरबीआई लेकर कंफर्टेबल है। आरबीआई किसी भी दिन उसको पकड़ सकता है, बट वो पकड़ नहीं रहा है, क्योंकि ये चीज सारी जो इकोनॉमिक ताकतें हैं वो चाह रही हैं कि इंडिया कोई ना कोई गलती करे। ठीक है, फिर आ जाते हैं फाइनेंशियल फ्लोज की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये भी आप देखिएगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब मैं एक डोमेस्टिक कंपनी हूँ इंडिया में और मुझे अगर लोन लेना है, जैसे आप देखेंगे बड़े जो व्यापारी होते हैं, अडानी हो गए, अंबानी हो गए, ये लोग ना शुरू का कैपिटल फिर भी इंडिया से ले लेते हैं, बट लेटर ऑन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल बोरो करते हैं, नहीं, ये बाहर से भी करते हैं, क्योंकि बाहर से करने में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहता है। इंडिया में आप कोई भी लोन लोगे 8, 9, 10, 11, 12% से कम में नहीं मिलेगा, और किसी किसी केस में रिस्की प्रोजेक्ट्स होते हैं तो 15-18% तक भी जाता है। अब सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है कि जब भी हम बोरो करते हैं बाहर से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम मिलता है, पर एक्सचेंज रेट रिस्क रहता है। उसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, मतलब जब इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन से बोरो करने लगे। अब ये गिरा है कितने से, अप्रोक्सीमेटली $20 बिलियन से। अप्रैल अक्टूबर 2025 की बात करूं, मतलब H1 की बात करूं मैं यहाँ पे, लगभग H1, अक्टूबर उन्होंने H2 का लिया हुआ है। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज है ना, वो ऑफशोर बोरोइंग में थोड़ा कॉशियस हो गई हैं, थोड़ा सावधान हो गई हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ स्ट्रेस, बट ये एक फाइनेंशियल फ्लो को बता रहा है। ठीक है, मेजॉरिटी जो ईसीबीज हैं वो आजकल केपेक्स के लिए यूज हो रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं अगर कोई पैसा बोरो कर रहा हूं तो मैं कोई एसेट खड़ा करने के लिए बोरो कर रहा हूं, ना कि सिर्फ कंजम्पशन के लिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं पॉलिसी टेक अवेज। आरबीआई इज मैनेजिंग रेयर सिनेरियो। क्या वो रेयर सिनेरियो जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया कि ग्रोथ तो बहुत स्ट्रांग है ना, पर और इन्फ्लेशन बिनाइन है, मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर है, और ग्लोबल की वॉलेटिलिटी है, मतलब ग्लोबल मार्केट में पूरा मार्केट वॉलेटाइल है, स्टेबल नहीं है। ये आरबीआई मैनेज कर रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो मैं इन आरबीआई गवर्नर का काफी फैन हो गया हूं, क्योंकि जिस तरह से वो चीजों को मैनेज कर रहे हैं, मुझे ना कभी कभी, मतलब ये मेरी पर्सनल थॉट है, मैंने जब भी देखा है कि अगर आप वेस्टर्न एजुकेटेड लोगों को इंडियन इकोनॉमी में लाते हो ना, तो वो वेस्टर्न मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं। बल्कि अगर जो हमारे देश से ही पढ़ा लिखा है और उसने हमारे आरबीआई को देखा है, सरकारों को देखा है, वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाता है, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसा नहीं है कि फॉरेन में पढ़ाई खराब है, पढ़ाई वहाँ पर हो, कहीं से भी हो, पर एक्सपीरियंस इंडियन इकोनॉमी को चलाने का या उसके साथ काम करने का ज़रूर होना चाहिए। वो इंसान इंडियन इकोनॉमी में अच्छा करता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कंट्रोल्ड वर्नरेबिलिटीज, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, कैपिटल फ्लो का स्नैपशॉट देखते हैं। अब एफडीआई जो है वो नेट नेगेटिव चल रहा है, अक्टूबर महीना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, पर ये रिपैट्रिएशन और आउटवर्ड एफडीआई के वजह से है। मतलब इंडिया से एफडीआई ज़्यादा भी जा रहा है, ये भी एक रीज़न है, और रिपैट्रिएशन मतलब यहाँ की कंपनी वापस घर जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पैक्ट जो नेगेटिवली हम सोच सकते हैं, आरबीआई को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ग्रॉस एफडीआई अभी भी हेल्दी है। अगर आप 3 कंट्री की जहाँ से हमारा एफडीआई आता है मेजरली, सिंगापुर देख लें, मॉरिशस देख लें और यूएस देख लें, तो अभी भी वो 70% से ज़्यादा है। तो मतलब जो भी दूसरी एरिया है वो ही है, और वो इतने बड़े इम्पैक्टफुल नहीं है। जो हमारा एफडीआई फाइनेंशियल सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग में ही लीड कर रहा है, तो हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं हम उसको रॉबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बनाना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर दिख रहा है। मतलब जो 10 साल पहले कुछ प्रोग्राम शुरू किए गए थे, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ग्रेजुअली कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन इतना ज़्यादा है आजू बाजू में। वो तो ऑब्वियसली बांग्लादेश के साथ जो चीज़ें चल रही हैं, इसलिए बांग्लादेश को भी कोई प्रेफर नहीं कर रहा, बट वियतनाम एक एमर्जिंग है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, पोर्टफोलियो फ्लोज की बात करें तो नेट एफपीआई आउटफ्लोज है, मतलब इंडिया से पैसा बाहर गया है 2.1 बिलियन। अब जब भी एक सिंपल सी चीज़ समझना, जब भी यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो जो इन्वेस्टर होते हैं ना, उनको यूएस मार्केट सेफ लगता है, सिक्योर लगता है। तो जैसे ही उनको लगता है कि इंडिया से अच्छे रिटर्न या इमर्जिंग इकोनॉमी से अच्छे रिटर्न उन्हें वेस्टर्न नेशन में मिल जाएंगे, तो वो अपना पैसा उठा के वापस चले जाते हैं। अभी जो र्यूमर्स चल रहे थे वो लगभग कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन को बताते हैं। तो इसी एफपीआई आउटफ्लोज की वजह से भी रुपये पे प्रेशर पड़ा है।
क्योंकि उन्होंने डॉलर की डिमांड की है। अब पैसा निकालना है तो इंडिया में आरबीआई को पैसा देंगे, रुपए मतलब, और डॉलर ले जाएंगे, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई, और डॉलर की डिमांड बढ़ गई मतलब डॉलर स्ट्रांग हो गया, और डॉलर स्ट्रांग हो गया मतलब रूपी वीक हो गया, और रूपी वीक हो गया मतलब रूपी डिप्रिशिएट हो गया। ये एक रीजन है, ठीक। इसको कभी भी कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि ये लगभग हॉट मनी की तरह होता है, आना जाना इसका बहुत तेजी से रहता है। फिर करंट अकाउंट की बात करते हैं। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है करंट अकाउंट से रिलेटेड, जो करंट अकाउंट और करंट अकाउंट डेफिसिट से बैलेंस ऑफ पेमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने उसमें बताए थे, आप उसको देख सकते हैं अगर इसमें आपको और कोई डाउट हो तो। जो कैड है करंट अकाउंट डेफिसिट, वो मॉडरेट हुआ है Q2 FY26 में, मतलब लोअर ट्रेड डेफिसिट, स्ट्रॉन्ग सर्विसेज एक्सपोर्ट एंड रोबस्ट रेमिटांसेस। तीनों चीज शॉर्ट में 1 मिनट में समझाता हूँ। लोअर ट्रेड डेफिसिट मतलब जो भी ट्रेड डेफिसिट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वो हमारा कम हुआ है, प्लस स्ट्रॉन्ग सर्विसेज एक्सपोर्ट, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो सर्विसेज करते हैं, जिसे हम इनविजिबल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी को सर्विस दे रहा हूँ जो यूएस में बैठा है, तो सर्विस एक्सपोर्ट हो गया, वो सर्विस एक्सपोर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और रोबस्ट रेमिटांसेस मतलब जो लोग यूएस में बैठे हैं और वो इंडिया में अपने पेरेंट्स को पैसा भेज रहे हैं, या अपने बच्चों को पैसा भेज रहे हैं, या अपने रिलेटिव्स को भेज रहे हैं, कुछ नहीं तो बैंक अकाउंट में इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें हम रेमिटांसेस कहते हैं। तो वो भी हमारे रोबस्ट हैं, जो कि हम इंडिया दुनिया में नंबर 1 पे है, ठीक है। बट जो कैपिटल इनफ्लोज हैं वो शॉर्ट पड़ गए, ठीक है। इससे रुपी पे प्रेशर आ गया और रुपी डिप्रिशिएट होना शुरू हो गया। अब बिग पिक्चर की बात करते हैं। द एक्सटर्नल सेक्टर इज नॉट रिस्क फ्री, ठीक है, बट फार फ्रॉम फ्रेजाइल। तो हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर है ऑब्वियसली वो रिस्क फ्री तो नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल है, बहुत सारी चीजें उनकी आगे भी डिपेंड करती है, दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड करती हैं, बट अभी फ्रेजाइल से तो दूर है, ठीक है। अब रुपी डिप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं फटाफट। सिग्नल नॉट क्राइसिस, ठीक है। व्हाट हैपेंड, रुपी वीकेंड इन नवंबर ड्यू टू, मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, क्योंकि जब पैसा बाहर ले जाओगे तो डिमांड डॉलर की बढ़ेगी। म्यूटेड एफपीआई मतलब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे वो म्यूटेड चल रहे हैं। म्यूटेड मतलब जैसे गाना म्यूट कर देते हैं, रुके हुए हैं, ठीक है। फिर इंडिया यूएस ट्रेड डील की अनसर्टेनिटी थी, तो बीच में रूमर्स आए थे कि ट्रेड डील हो सकती है, कुछ हो सकता है, क्या होगा, नोबडी नो। तो ये भी एक रीजन था, ठीक है। अब इसमें आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने कहा कि वॉलेटिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, मतलब जो मार्केट वॉलेटाइल है, स्टेबल नहीं है, वो रिड्यूस हो रहा है, पर इंक्रीज नहीं हो रही वॉलेटिलिटी। मतलब वॉलेटिलिटी इज अ प्रॉब्लम, अनसर्टेनिटी मान लीजिए, पर वो इंक्रीज तो नहीं हो रही, तो अभी हमको ये देखने को मिल सकता है। रुपी वॉलेटिलिटी लोअर देन मोस्ट मेजर करेंसी, तो हमारे साथ साथ जो दूसरी करेंसीज हैं जो डॉलर के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उसमें जो रुपी की वॉलेटिलिटी है वो कम है इन कंपैरिजन टू अदर्स, ठीक है। इसका मतलब सिंपल, जैसे पेपर कठिन आया तो सबके लिए कठिन आया, पर मैंने उस पेपर कठिन में भी कुछ मार्क्स निकाल लिए, तो इंडिया वही कर रहा है अभी। तो पेपर सबके लिए कठिन चल रहा है पर इंडियन इकोनॉमी उससे नेविगेट कर पा रही है, ठीक है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ये स्टेबल है, तो इससे हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहता है। तो नॉमिनल डिप्रिसिएशन ऑफसेट बाय हायर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। नाउ 360 पर्सपेक्टिव देखते हैं, क्या है अ माइल्डली वीकर रुपी। जो हमारा रुपी है अगर वो वीक है, माइल्डली, स्ट्रांगली नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 86 87 तो वैसे ही चल रहा था, तो माइल्डली 90 तक ही पहुंचा है, वो भी ऊपर नीचे अभी भी हो रहा है, तो ये एक्सपोर्ट को सपोर्ट करता है। मतलब पहले अगर मैं कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा था 85 रुपीज़ के रेट पे, अब वही चीज़ मैं 90 के रेट पे कर रहा हूँ, तो मुझे 5 रुपये हर डॉलर पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब एक्सपोर्टर्स की अर्निंग बढ़ रही है, ठीक है। फिर ये डिस्करेज क्या करता है, स्पेक्यूलेटिव इन्फ्लोस, तो जो स्पेक्यूलेशन से, मतलब एक्सचेंज रेट के स्पेक्यूलेशन ऊपर नीचे होने से गेन करते हैं, उनको भी डिस्करेज कर रहा है, क्योंकि स्पेक्यूलेशन हो रहा है, मतलब और वो चीज़ है कि बार बार अप एंड डाउन हो रहा है, तो ये भी चीज़ को इनफ्लो को डिस्करेज कर रहा है। और फिर प्रिजर्व कर रहा है एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस को, मतलब जो बाहर हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है उसको भी बचा रहा है, क्योंकि टैरिफ लगने से हमारी चीज़ें बाहर विदेशी मार्केट में महंगी हो गई, पर टैरिफ के साथ जब डिप्रिसिएशन भी हो गया तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको अर्निंग बढ़ गई है, तो जब अर्निंग बढ़ गई है तो वो दाम कम कर सकते हैं टैरिफ लगने के बाद भी, ठीक है। सो दिस इज मैनेज्ड एडजस्टमेंट नॉट बैलेंस ऑफ पेमेंट वार्निंग। तो आरबीआई क्या एक बैंड बना के रखता है, मतलब वो एक इमेजिनरी बैंड है, कोई फिक्स बैंड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रुपी 80 से 90 के बीच में रहेगा तो आरबीआई कुछ नहीं करेगा, आरबीआई सिर्फ देखेगा, पर जैसे ही 90 के पार हो तो आरबीआई कुछ करेगा कि नहीं करेगा वो भी डिपेंड करता है। फिर आरबीआई बोलेगा चलो ठीक है, नया बैंड मान लीजिए मैं
85 से 95 रख लेता हूँ। ये नया बैंड है, एक्सपोर्ट अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी अच्छे से चल रही है, तो इसमें भी कोई इंटरवेंशन रिक्वायर्ड नहीं है। यही इस चीज का कहने का मतलब है, ठीक है। फिस्कल फेडरलिज्म एंड पॉलिसी सिनर्जी, कैसे मिलके काम करना है। स्टेट के फाइनेंस की बात करूं तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हेल्दी ग्रोथ पे है। 40.6% ऑफ बजटेड रेवेन्यू स्पेंड हुआ है H1 ऑफ FY26, मतलब जो लगभग 50% टाइम में 40% खर्च हुआ है, ठीक है। केपेक्स की ग्रोथ बढ़ी है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां से सरकारें और स्टेट गवर्नमेंट भी एसेट बना रही हैं। फिजिकल डेफिसिट जो स्टेट के हैं वो 38% ऑफ बजट एस्टिमेट है, तो बेटर देन लास्ट ईयर है, तो ये भी इंप्रूविंग फिगर्स है, ठीक है। सेंटर वर्सेस स्टेट की बात करें तो स्टेट फिजिकली मोर डिसिप्लिन देन सेंटर, ये हमने देखा H1 में। और जो टैक्स डिवोल्यूशन है, मतलब जो टैक्स का पैसा है सेंटर से स्टेट की तरफ जाता है, वो 14.2% से बढ़ गया, मतलब स्टेट्स को और ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो जब और ज्यादा पैसा मिलेगा तो डेवलपमेंट जाएगा, और डेवलपमेंट कहाँ जा रहा है, केपेक्स पे जा रहा है, तो जो कि सारी अच्छी चीजें हैं। फाइनल सिंथेसिस को कनेक्ट करके देखते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर स्टेट फिजिकल कोऑर्डिनेशन अच्छा है, सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन अच्छा है, ये हमने सारे में चीजें देखी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का सपोर्ट है, सपोर्ट मतलब जब ग्रोथ के लिए क्रेडिट चाहिए तो आरबीआई लगातार रेट डिक्रीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। और फिर रेगुलेटरी स्टेबिलिटी है, तो आरबीआई एक ऐसा वॉच डॉग चीजें देख रहा है, और आरबीआई के साथ साथ सेबी इज ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो इंडिया एंटर 2025 विथ बफर्स, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और बहुत सारी चीजें। एग्जिटेड स्ट्रॉन्गर, स्टेडियर एंड मोर कॉन्फिडेंट, ये एक चीज है। तो इंडिया बफर के साथ हुआ था, पर उसके बाद ये स्ट्रॉन्गर भी हुआ, स्टेडी भी है और कॉन्फिडेंट भी है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आई है। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।